हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शफ़ी मोहम्मद एडवोकेट एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अपील में अपने को ग्राउंड किस तरह से लेने हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज अपील में ग्राउंड किस तरह से लिखने चाहिए, क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, किस तरह से ऑर्डर को पढ़ना है, किस तरह से समझना है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी असेसमेंट ऑर्डर है जिसके खिलाफ आपको अपील करनी है, उसको आराम से अच्छी तरीके से शुरू से लेके अंत तक पढ़िए और जो जो विवादित मुद्दे हैं, जो जो एडिशंस हैं, किस ग्राउंड पर एडिशन किए गए हैं, उन ग्राउंड को आप संक्षेप में एक अलग से नोट कर लीजिए कि भाई इस विषय पर इतना एडिशन है, इस विषय पर इतना एडिशन है और इस खर्चे में या इस मद में इतना एडिशन मेरे किया गया है। उसके बाद आप एक काम और करें कि जो भी असेसमेंट ऑर्डर है उसको शुरू में पढ़ें कि क्यों ये असेसमेंट किया गया है, क्या आपका केस कंपलसरी स्क्रूटनी में सेलेक्ट हुआ है, क्या आपके केस का 148 में असेसमेंट हो रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी। अगर 143(2) के नोटिस से अगर आपका स्क्रूटनी में असेसमेंट हो रहा है, कंपलसरी सिलेक्शन से हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो क्वेरी लेटर्स आपको इशू किए गए हैं असेसिंग ऑफिसर द्वारा, उनको आपने प्रॉपर्ली रिप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगर प्रॉपर्ली रिप्लाई किया है तो उन रिप्लाई का कौन सा पार्ट असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर किया है, कौन सा पार्ट असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर नहीं किया है, और अगर कंसीडर किया है तो वो किस हद तक कंसीडर किया है, कौन सी चीज़ उसने कंसीडर करने से छोड़ दी है। ये चीज़ आपको एक रफ पेपर पे अलग से नोट करके रखनी है, बिल्कुल संक्षिप्त में, ताकि जब भी आप फाइनल ग्राउंड लिखें तो वो आपको हेल्प करें। दूसरा, 148 के अगर असेसमेंट की बात करें तो 148 का असेसमेंट अगर आपके हुआ है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 148 का नोटिस आपको असेसिंग ऑफिसर ने कब दिया, क्या वो विद इन टाइम है या नहीं है। और टाइम लिमिट की जो बात है वो तो हर नोटिस में देखना है, 148 में, 143(2) में, 142(1) में, सभी नोटिस में देखेंगे। अगर वो नोटिस टाइमली है, 4 साल या 6 साल का जो टाइम है उस टाइम में अगर दिया गया है, तो क्या हायर अथॉरिटीज़ की परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है, हायर अथॉरिटी ने जो परमिशन दी है वो किस नेचर की दी है, हायर अथॉरिटीज़ ने अपना माइंड अप्लाई उस पर किया है या मैकेनिकल रूप में परमिशन दी है। ये सब चीज़ें आपको असेसमेंट ऑर्डर पढ़ने से पता लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही 148 का असेसमेंट होता है तो आप असेसिंग ऑफिसर से 148 के रीज़न भी मांग सकते हैं। 148 के रीज़न आप 148 का रिटर्न भरने के जस्ट बाद मांग सकते हैं, असेसमेंट होने से पहले भी मांग सकते हैं। अगर असेसमेंट के बाद आपको 148 के रीज़न दिए गए हैं और आपने अगर पहले से मांग रखे हैं और रीज़न दिए नहीं हैं, बाद में दिए हैं, तो ये भी आपका ग्राउंड बनता है कि साहब असेसमेंट के पहले हमें रीज़न देना असेसिंग ऑफिसर की कानूनी जिम्मेदारी है, जो कि उसने पूरी नहीं की है। तो हमें असेसमेंट ऑर्डर ये जो फ्रेम किया है विदाउट सप्लाई ऑफ रीजनेबल रीजन्स फॉर टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 148, तो वो आपका असेसमेंट ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। और इस इशू पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं वेरियस हाई कोर्ट्स के, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, ट्रिब्यूनल्स के, कमिश्नर के, बहुत ढेरों जजमेंट आपको मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे कि विदाउट सप्लाई ऑफ रीजन्स अगर आप असेसमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट नल एंड वॉइड होता है। लेटेस्ट असेसमेंट अभी जयपुर ट्रिब्यूनल का है, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में। उसमें भी यही कहा गया था कि असेसमेंट से पहले आपको रीज़न सप्लाई करना ज़रूरी है अगर एसएससी ने मांग रखे हों। तो अगर एसएससी ने रीज़न मांग रखे हैं असेसमेंट से पहले, अगर आपने उसको प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो एंटायर असेसमेंट प्रोसीडिंग आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये आपका एक सेपरेट ग्राउंड अलग से बनता है। उसके बाद अगर आपने असेसमेंट के लिए असेसमेंट से पहले रीज़न मांग लिए हैं, असेसिंग ऑफिसर ने आपको सप्लाई भी कर दिए हैं, तो आपको ये देखना है कि जिस बेस पर आपका 148 का नोटिस इशू हुआ है, यानी जो रीज़न्स आपके हैं, वो रीज़न आपके असेसमेंट ऑर्डर में कंसीडर है या नहीं है। उन रीजन्स पर असेसमेंट ऑर्डर में एडिशंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस एडिशन को, उस रीज़न को असेसिंग ऑफिसर ने पूरे असेसमेंट प्रोसीडिंग में कहीं टच नहीं किया है, कुछ भी उसके बारे में नहीं पूछा है, तो भी आपका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि जिस ग्राउंड पे आपका 148 लिया था वो ग्राउंड तो आपने अभी तक देखा ही नहीं। हाँ, ये है कि उस ग्राउंड के साथ साथ दूसरे बाकी सारे ग्राउंड देख सकता है असेसिंग ऑफिसर,
जैसे मान लीजिए किसी बैंक में डिपॉजिट के बेस पर अगर 148 हुआ है तो बैंक में डिपॉजिट का ग्राउंड आपसे पूछेगा, उसकी डिटेल पूछेगा, उसके अलावा और 10 चीज़ें और आपसे पूछ सकता है, और उसके अलावा 4 एडिशन 10 एडिशन जो उसको असेसमेंट के टाइम मिलते हैं वो एडिशन तो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस बेस पे 148 किया है, जैसे बैंक डिपॉजिट के बेस पे 148 किया है और बैंक डिपॉजिट की वो कहीं ना तो आपको नोटिस में पूछे, ना आपसे असेसमेंट में पूछे, और बाकी दूसरे एडिशन कर दे और इस रीजन को वो छोड़ दे, वो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें, असेसमेंट ऑर्डर को केयरफुली पढ़ें, और जितने भी आपके एडिशंस होते हैं, जैसे 68 में हुआ है, 69 में हुआ है, 69A में हुआ है, तो वो 68 में एडिशन है तो 68 के एडिशन के लिए कैश क्रेडिट है और कोई डिपॉजिट है तो उसके लिए आपने असेसिंग ऑफिसर को क्या एविडेंस दिए हैं, क्या आपने उन डिपॉजिटर्स के सबके आईडी वेरिफिकेशन करवा दिए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, असेसिंग ऑफिस ITR कॉपी इत्यादि। अगर वो सब डॉक्यूमेंट आप दे चुके हैं तो आपने अपना ओनर्स प्रूव कर दिया है। नाउ द बर्डन इज शिफ्टेड ऑन द असेसिंग ऑफिसर टू डिसप्रूव दैट अमाउंट। इसलिए ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि असेसमेंट के टाइम आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, उस बेस पर आपको अपना ग्राउंड तैयार करना है। अगर कोई ग्राउंड इस तरह से तैयार करने से कोई रह जाता है, कोई बेसिक ग्राउंड आपका अगर लेने से छूट जाता है, तो वो ग्राउंड आप ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द अपील भी आप एडिशनल ग्राउंड के रूप में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी कि आपको ग्राउंड किस तरह से लेने हैं, किस तरह से आपकी अपील तैयार करनी है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।